नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी जादू के बारे में नहीं है, ये एक रहस्य के बारे में है। एक ऐसे रहस्य के बारे में जो एक अंधेरी रात में लंदन के एक पुल पर एक बेहाल और भूखे आदमी के पास छिपा था। क्या आप एक भिखारी पर विश्वास करेंगे अगर वो कहे कि वो हीरे बना सकता है? और अगर वो आपको अपनी जेब से एक हीरा निकालकर दिखाए जो आपके अंगूठे जितना बड़ा हो? चलिए सुनते हैं H.G. वेल्स की एक अद्भुत और तनाव भरी कहानी, हीरा बनाने वाला। चांसलरी लेन में किन्हीं अपरिहार्य व्यस्तताओं के चलते मैं रात को 9 बजे तक व्यस्त रहा आया था और हल्के से सिरदर्द के कारण मेरा मन न तो आगे काम करने का रह गया था और ना ही किसी प्रकार के मनोरंजन की तलाश का। ट्रैफिक से सक्रिय हो चुकी उस गली में झांकता छोटा सा आकाश खामोश रात की घोषणा कर रहा था। इसीलिए मैंने नदी के किनारे जा आंखों को आराम देने के विचार से नदी में शहर की झिलमिलाती रोशनियों को देखने का निश्चय कर लिया। अब इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि शोर शराबे भरे शहर की रातों में सुकून अधिक नहीं मिलता। अंधकार कृपा कर गंदगी को छिपा देता है और इस तेजी से भागते युग की लाल चमकीली नारंगी, गैस की पीली और बिजली की तेज सफेद रोशनियां धुंधली परछाइयों में दिखती घूमती रहती हैं, गहरी स्याह और गाढ़े लाल रंग के बीच। वाटरलू पुल पर लगे 100 लैंप पोस्टों की रोशनियां नदी के ढाल को स्पष्ट कर देती हैं और उसके ऊपर से झांकती रहती हैं वेस्टमिंस्टर टावर्स की स्याह परछाइयां। खामोशी के साथ काली नदी बहती रहती है, जिसे कभी कभार कोई लहर भंग कर देती है और नदी के ऊपर तैरती रोशनियों की परछाइयों के टुकड़े हो जाते हैं। प्यारी सर्द लेकिन गर्म रात, मेरे पास से आवाज आई। मैंने सिर घुमाया तो एक आदमी को निकट ही दीवार पर झुका पाया। सज्जनता से भरा एक चेहरा, बदसूरत कहीं से नहीं, हालांकि गाल में गड्ढे थे और रंगत पीली। ऊपरी बंद बटन के कोट का खड़ा कॉलर उसके जीवन स्तर की घोषणा करता हुआ मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसे उत्तर देने का अर्थ था अपने नाश्ते और रात काटने के किराए से हाथ धो देना। मैंने उसे आश्चर्य से देखा। क्या उसके पास ऐसा कुछ बतलाने को होगा जो उस रकम के उपयुक्त हो, अथवा यह व्यक्ति भी उन लोगों में से है जो अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने का सामर्थ्य नहीं रखते। उसका चौड़ा माथा और आंखें बुद्धिमान होने की घोषणा कर रही थीं, लेकिन उसके कांपते हुए निचले ओंठ ने अंत में मुझे निर्णय लेने में सहायता की। कुछ अधिक ही, लेकिन हमारी जरूरत के अनुकूल तो कतई नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? उसने अभी भी नदी के दूसरे किनारे को देखते हुए कहा। फिलहाल तो ठीक ही है, कम से कम अभी। सबसे बेहतर है। कुछ पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, लंदन में कुछ शांति और सुकून देने वाली जगह को पा लेना। पूरे दिन भर की थकान भरी व्यावसायिकी मीटिंगों की व्यस्तता, ऊपर से समय पर पहुंच काम को सही अंजाम दे देना, वो भी ट्रैफिक के सारे खतरों के बावजूद। शांति देने वाला कहीं और कोई स्थान भी नहीं। अपने वाक्यों को वो रुक रुक कर पूरा कर रहा था। स्वाभाविक है, इस दुनिया की परेशानियों से आप अच्छी तरह परिचित ही होंगे, अन्यथा आप कम से कम यहां तो नहीं ही होते। लेकिन क्षमा कीजिएगा, आप मेरी जैसी थकान का अनुभव को कतई नहीं कर रहे होंगे। कभी कभी तो मन में आता है कि ये खेल क्या इतना महत्वपूर्ण है भी। मुझे तो लगता है मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन फिर दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि मैं अपनी महत्वाकांक्षा से मुक्ति पालूं, हालांकि उसने मुझे पूरी तरह निचोड़ तो लिया ही है, तो मेरे पास शेष जिंदगी में सिवाय पश्चाताप करने के कुछ भी नहीं बचेगा। इतना कहे वो खामोश हो गया। मैंने उसे आश्चर्य से देखा। मेरा सामना किसी निराशा की गर्त में पड़े यदि किसी आदमी से कभी हुआ था तो वो यही था, और मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। उसकी हालत बदहाल थी। बड़ी दाढ़ी और बालों ने हफ्तों से कंघी के दर्शन भी नहीं किए थे। उसके हालात को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो पूरे हफ्ते किसी कचरे के डिब्बे में पड़ा रहा हो, और उस पर मजाक ये है वो बड़े व्यावसायिक की परेशानियों की चर्चा कर रहा था। उसे देख सुन ठहाका लगाकर हंसने का मन हो रहा था। या तो वो पागल था या फिर वो अपनी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। यदि महत्वाकांक्षा और पद प्रतिष्ठा, मैंने कहा कि परेशानियां स्वाभाविक हैं तथा श्रम और बेचैनी भरी होती हैं, तो बदले में वे संतुष्टि भी तो दे जाती हैं। प्रभाव क्षमता, भला करने की शक्ति, असहाय निर्धनों की सहायता और इन सबसे ऊपर आत्मसंतुष्टि। उस परिस्थिति विशेष में मेरे मुंह से निकली भलमन साहब की नसीहतों के मूल में मुझे पता है नीचता थी। उसके वाक्यों और उसके हाव भाव और वेशभूषा के विरोधाभास को देख मैंने वो सब कहा था। अपनी बात पूरी करते करते मुझे ऐसा कहने का पछतावा होने लगा था।
उसने अपना दुबला पतला लेकिन शांत चेहरा मेरी ओर घुमाया और कहा, सॉरी, मैं तो ये भूल गया था कि आपकी समझ में मेरी समस्या आई नहीं होगी। कहकर कुछ पल तक वो मुझे गौर से देखता रहा और फिर कहा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सब कुछ अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। सच तो यह है कि जब मैं आपको बतलाऊंगा ना, तब भी आप विश्वास नहीं करेंगे, और इसलिए आपसे कहना अधिक सुरक्षित है। साथ ही अपने दिल का बोझ उतर जाने से मुझे कुछ राहत भी मिल जाएगी। ऐसा है, फिलहाल मेरे हाथों में एक बड़ा उद्योग है, वास्तव में बड़ा, लेकिन हाल फिलहाल कुछ समस्याएं हैं। सच तो यह है कि मैं हीरे बनाता हूं। मेरा विचार है, मैंने कहा, शायद इन दिनों तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। मैं इस अविश्वास से थक गया हूं, उसने परेशान हो कहा, और अपने गंदे से कोट की बटनें खोल उसमें एक छोटी सी थैली निकाली जो उसकी गर्दन में रस्सी से बंधी लटकी थी। थैली से उसने भूरे रंग का एक पत्थर निकाल मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब बतला सकते हैं ये क्या है? वाक्य पूरा करते उसने मुझे वो पत्थर दे दिया। अब सच तो ये था कि वर्ष 1.5 वर्ष पहले मुझे कुछ फ्री टाइम मिला था, जिसमें मैंने लंदन से साइंस डिग्री प्राप्त कर ली थी। तो मुझे भौतिक शास्त्र और खनिज विज्ञान का कुछ चलता सा ज्ञान हो गया था। अनगढ़ हीरे की तरह वो कुछ कुछ दिख रहा था, हालांकि वो था बड़ा, करीब मेरे अंगूठे के बराबर। उसे उंगलियों में लिए उसे घुमा फिरा कर मैं परखने लगा। वो अष्टकोणीय था और उसका कुछ हिस्सा तराशा गया था, जैसा बहुमूल्य खनिजों में प्रायः होता है। अपना जेबी चाकू निकाल मैंने खरोचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। गैस लैंप की रोशनी में सामने झुके अपनी हाथ घड़ी के कांच पर उस पत्थर से लकीर खींची तो उस पर आसानी से एक सफ़ेद लाइन बन गई। मैं कांच को उत्साह से भर देखते हुए कहा, यह दिखता तो हीरा जैसा ही है। यदि यह सचमुच में हीरा है तो हीरो की दुनिया में इसे चमत्कार ही स्वीकार किया जाएगा। बहरहाल ये तुम्हें मिला कहाँ? मैंने इसे बनाया है, उसने कहा। लाइए, मुझे दे दीजिए। मेरे हाथ से उसने उसे थैली में जल्दी से डाला और गर्दन में थैली टांग बटन बंद कर लिए। मैं आपको 100 पाउंड में दे दूंगा, उसने अचानक फुसफुसाते हुए उत्साह से भरकर कहा। यह सुनते ही मेरे संदेह जाग गए। वो हीरे की तरह का कठोर कुरंडम भी तो हो सकता है जो दिखने में हीरे जैसा है। फिर यदि वास्तव में ये हीरा ही है तो इसके पास भला आया कैसे? और सबसे अहम प्रश्न, ये मात्र 100 पाउंड में क्यों बेच रहा है? हम दोनों ने ही एक दूसरे की आंखों में झांका। वो उत्सुक था, ईमानदारी से व्यग्र। उस पल तो मुझे विश्वास हो गया कि वो मुझे हीरा बेचने की ही कोशिश कर रहा है। और फिर मैं कोई धनवान तो था नहीं। 100 पाउंड जेब से निकल जाने पर अच्छा खासा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और फिर कोई भी थोड़ी बहुत बुद्धि वाला आदमी भी गैस लाइट की रोशनी में किसी आवारा से दिखते आदमी से कम हीरा तो नहीं ही खरीदेगा। लेकिन ये भी सच है कि उतने बड़े आकार के हीरे का अर्थ हजारों पाउंड होता है। तभी मेरे मन में प्रश्न उठा कि इतने बड़े आकार का हीरा तो चर्चित होना चाहिए और उसका वर्णन प्रत्येक जवाहरात की पुस्तक में मिलना चाहिए। इसके साथ ही मुझे नकली हीरों और केप टाउन के काफिरों के पास मिले हल्के हीरों की कहानियां याद आने लगी। अंत में मैंने खरीदने के सवाल को पूरी तरह किनारे कर दिया। अच्छा, तुम्हें ये मिला कैसे? मैंने पूछा। मैंने इसे बनाया है। मैंने मोसाइन के बारे में सुन रखा था, लेकिन मुझे पता था कि उसके हीरे बहुत छोटे थे। मैंने सिर हिला दिया। मुझे लगता है आप जवाहरातों के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। ठीक है, मैं आपको अपने विषय में बतलाता हूं, तब शायद आप इसे खरीदने के बारे में निर्णय कर सकें। इतना कहे उसने नदी की ओर पीठ की और अपने दोनों हाथ जेब में डाल एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता था कि आप विश्वास नहीं करेंगे। हीरे, उसने कहना शुरू किया, और जैसे जैसे वो बोलता गया उसकी आवाज आवारा की जगह शिक्षित व्यक्ति की भाषा में परिवर्तित होती चली गई। प्राप्त करने के लिए कार्बन को उपयुक्त बहाव और दबाव की आवश्यकता होती है, तभी हीरे के कण प्राप्त किए जा सकते हैं। काले चारकोल पाउडर के रूप में नहीं, वरन छोटे छोटे हीरों के रूप में। ये सत्य तो रासायनिकों को वर्षों से पता है, लेकिन उचित फ्लक्स जिसमें कार्बन पिघलता है अथवा उपयुक्त दबाव की मात्रा कोई नहीं जानता। परिणाम स्वरूप रसायन शास्त्रियों द्वारा निर्मित हीरे छोटे कंकड़ पत्थर ही घोषित किए जाते हैं। आप जानते हैं मैंने अपना पूरा जीवन इसी समस्या को हल करने में क्या दिया? खपा ही दिया है। मैंने हीरे निर्माण की वास्तविक परिस्थिति को जानने की शुरुआत 17 वर्ष की उम्र में की थी, और अब मैं 32 वर्ष का हूं। मेरी राय में तो 10 वर्ष का विचार मंथन और शक्ति लगा दें या 20 वर्ष का, इस खेल के लिए ज्यादा नहीं है सुखद परिणाम की तुलना में। जरा सोचिए, आदमी को सही विधि का पता चल जाए और रहस्य के सार्वजनिक होने तक जब हीरा कोयले जैसा सुलभ हो जाएगा, तब तक तो वो व्यक्ति करोड़ों कमा लेगा, करोड़ों। इतना कहे वो खामोश हो मेरी ओर सहानुभूति की अपेक्षा से देखने लगा। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। अब सोचिए, उसने कुछ रुक कर कहा, कि मैं इस खोज की कगार पर खड़ा हूं और आपके सामने उपस्थित हूं।
मेरे पास, उसने आगे कहना शुरू किया, 1000 पाउंड के आसपास थे और मैं 21 वर्ष का था। तब मेरा विचार था कि किसी स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाकर मैं अपना रिसर्च आराम से करता रहूंगा। 1-2 वर्ष तो पढ़ाई में निकल गए, विशेषकर बर्लिन में, और उसके बाद मैंने अपना काम प्रारंभ कर दिया। मेरी सबसे बड़ी समस्या तो रिसर्च को गुप्त रखने की थी। आप समझ रहे हैं ना मेरी समस्या की गंभीरता को? यदि एक व्यक्ति को भी मेरे काम की हवा लग जाती तो पता नहीं कितने लोग इसी काम में जुट जाते, और फिर मैं कोई महान वैज्ञानिक तो हूं नहीं कि मैं उनसे पहले एक खोज कर ही लूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि यदि मुझे धनवान बनना है तो किसी को भी कानों कान पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हीरो का निर्माण टनों की मात्रा में आराम से कर सकता हूं। अतः मुझे पूरी तरह अकेले ही काम करना था। शुरुआत में तो मेरे पास एक प्रयोगशाला थी, लेकिन जब मेरी पूंजी खत्म होने लगी तो मैंने अपना प्रयोग कैवेंडिश शहर के गंदे से कमरे में करना शुरू कर दिया, जहां अपने प्रयोग के तामझाम के बीच में जमीन पर चटाई में सोया करता था। मेरी पूंजी बह चुकी थी। वैज्ञानिक उपकरणों के अलावा और कुछ तो मैं खरीद ही नहीं पा रहा था। मैंने अध्यापन कर गाड़ी घसीटने की कोशिश की, लेकिन मैं अच्छा शिक्षक नहीं हूं और ना ही मेरे पास विश्वविद्यालय की डिग्री ही थी। रसायन शास्त्र को छोड़कर अन्य विषयों का ज्ञान भी पर्याप्त ना था। ऊपर से मैंने पाया कि मेरे पास काम अधिक था और जेबें खाली थीं। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं उद्देश्य के निकट पहुंच रहा था। 3 वर्ष पहले मैंने फ्लक्स की समस्या हल कर ली। साथ ही अपने फ्लक्स में कुछ कार्बन मिश्रण को एक गन बैरल में पानी के साथ अच्छी तरह से बंद कर दिया और उसे भट्टी में तपाने लगा। इतना कहे वो रुक गया। ये तो खासा खतरनाक ही होगा, मैंने कहा। हाँ, वो फट गया था और मेरे कमरे की खिड़कियां और सभी उपकरण नष्ट हो गए थे, लेकिन साथ ही मुझे हीरे का पाउडर मिल गया था। उबलते मिश्रण पर अधिक दबाव द्वारा कणों के बनने की समस्या पर सिर खपाते वक्त मुझे पेरिस लेबोरेटरी डे पोंडेरेस और सल्फेट्स में किए गए डॉर्बे के रिसर्च को पढ़ने का अवसर मिला था। उसी के अनुसार चलने पर स्टील सिलेंडर में डायनामाइट से विस्फोट हो गया था, लेकिन इस विधि से सिलेंडर के फटने की कोई आशंका नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में किए जाने वाले चट्टानों के विस्फोट की तरह कतई नहीं। इस अप्रत्याशित विस्फोट से मेरी परेशानियां बढ़ गई थीं, क्योंकि मेरी माली हालत के अनुसार सिलेंडर खासा महंगा था। अतः मैंने अपने काम लायक सिलेंडर फिर से बनाया, ठीक उस रिसर्च के अनुसार। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से कर फर्नेस में आग लगा कुछ समय के लिए मैं टहलने बाहर चला गया। उसके तरीके को सुन मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से पूरा मकान भी तोड़ सकता था? क्या उसमें दूसरे लोग नहीं रहते थे? मैं तो विज्ञान की भलाई के लिए कर रहा था, उसने कुछ देर खामोश रहकर कहा। मेरे घर की निचली मंजिल में एक फेरी वाले का परिवार था। मेरे पीछे एक पत्र लिखने वाला और ऊपर 2 फूल बेचने वाली स्त्रियां थीं। उस समय मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया था, लेकिन संभवतः उनमें से कुछ समय घर के बाहर गए हुए थे। जब मैं वापस लौटा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा गरम लाल कोयलों के बीच में छोड़कर गया था। विस्फोट ने केस को तोड़ा नहीं था। उसके अलावा एक और समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई थी। आप तो जानते ही हैं कि कण निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है समय। यदि आपने जरा सी भी जल्दबाजी कर दी तो क्रिस्टल छोटे आकार में बनेंगे। अधिक समय देने पर ही उनका आकार बढ़ेगा। इसीलिए मैंने उपकरण को ठंडा होने के लिए 2 वर्ष के लिए जस का तस छोड़ दिया। लेकिन मकान किराया, आग जलाए रखने के खर्च से भी बड़ी समस्या पेट की भूख शांत करने की मेरे सामने विकराल रूप में खड़ी हो गई थी। मैं आपको बतला नहीं सकता कि कितनी शिफ्टों में मैं उन दिनों काम कर रहा था हीरा बनाने के लिए। मैंने उन दिनों अखबार बेचे, घोड़ों को पकड़कर खड़ा रहा, टैक्सी के दरवाजे खोले, कई हफ्तों तक लिफाफों में पता लिखता रहा। एक आदमी के यहाँ सहायक का काम भी शुरू किया, जिसके पास एक ठेला था। सड़क के एक छोर पर वो आवाज लगाया करता था और दूसरे पर मैं। बीच में तो ऐसा समय भी आया जब मेरे पास कोई काम ही नहीं था। उस समय मैंने भीख तक मांगी। क्या हफ्ता था वो! एक दिन कोयला समाप्त होने को था और पेट में एक दाना भी मैंने नहीं डाला था। तभी एक आदमी ने, जो एक लड़की को पटाकर ले जाना चाहता था, उस पर रौब झाड़ने के लिए मुझे 6 पेंस दिए थे। उसके घमंड का आभारी था मैं। वहीं पास की मछली की दुकान से क्या खुशबू आ रही थी, लेकिन मैंने वो रकम पूरी की पूरी कोयले पर खर्च कर दी और अपनी भट्टी को फिर से लाल कर दिया। भूख आदमी को गधा बनने पर मजबूर कर देता है। 3 हफ्ते पहले मैंने अंत में आग बुझा दी थी। मैंने सिलेंडर को उठाया। हालांकि वो बेहद गर्म था, उसने मेरे हाथों को छूने की सजा भी तुरंत दे दी। लेकिन इसके बावजूद मैंने उस लावा जैसे पदार्थ को खरोंचकर एक लोहे की प्लेट में इकट्ठा कर लिया। मुझे 3 बड़े और 5 छोटे हीरे मिल गए थे। जब मैं फर्श कर बैठा हथौड़ा चला रहा था, तभी मेरा दरवाजा खुला और मेरा पत्र लेखक घटिया नेबर भीतर आ गया। वो शराब पिए हुए था, जैसा वो हमेशा पिए रहता है। आतंकवादी, मैंने कहा, तुम शराब पिए हुए हो। हत्यारे शैतान, मैंने कहा, उसके बाप के पास जाओ ना। मेरा मतलब था झूठों के बाप से। परवाह नहीं, कहते हुए उसने आंख मारी और हिचकी ली।
वो दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी दूसरी आंख दरवाजे पर टिकी थी। वो बड़बड़ाए जा रहा था कि कैसे वो मेरे कमरे में तलाशी लेता रहा है और उस सुबह ही वो थाने गया था और कैसे पुलिस ने सब कुछ नोट कर लिया है और अब जेल में चक्की पीसने को तैयार रहना। मैं सुनते ही मुझे एहसास हो गया कि मैं जंजाल में फंस गया हूं। अब या तो मुझे पुलिस को अपना रहस्य बतलाना होगा और ऐसा करने पर सब कुछ जगजाहिर हो जाएगा, और ऐसा ना करने पर आतंकवादी घोषित कर दिया जाऊंगा। बहरहाल उठकर मैं पड़ोसी के पास पहुंचा और उसका कॉलर पकड़ पिटाई करके हीरे उठाकर वहां से भाग लिया। उसी शाम के अखबार में मेरे घर कैटिश को टाउन बॉम्ब फैक्ट्री घोषित कर दिया गया, और इस तरह ना तो मैं उन्हें बेच सकता हूं ना ही भेंट कर सकता हूं। अब मैं यदि प्रसिद्ध जवाहरातों की दुकानों में जाऊंगा ना, तो वो मुझे कुछ देर रुकने को कहेंगे और नौकर से पुलिस को बुलाने का इशारा कर देंगे और मुझे तुरंत कहना पड़ेगा कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं चोरी का सामान बेचने वाले के पास गया था। उसे मैंने जो हीरा दिया वो तो उसने रख लिया और धमकाते हुए कहा, जाओ पुलिस में रिपोर्ट कर दो, मैं तुम्हें ना तो हीरा दूंगा और ना ही रुपए। और हाल फिलहाल मैं गर्दन में हजारों पाउंड के हीरे लटकाए भटक रहा हूं, और मेरे पास ना सिर छिपाने वो कोई छत है और ना ही पेट में एक दाना। आप पहले व्यक्ति है जिसे मैंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। चेहरे से आप मुझे सज्जन लगे इसलिए आपसे कह दिया, क्योंकि मैं मुसीबत का मारा हूं। अपनी बात पूरी कर उसने मेरी आंखों में झांका। वर्तमान में तो मैंने कहा, हीरा खरीदना पागलपन ही होगा। साथ ही मैं जेब में 100 पाउंड के नोट लेकर तो निकला नहीं हूं, और फिर सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारी कहानी पर आधा विश्वास कर रहा हूं। अतः मैं ये कर सकता हूं कि यदि तुम चाहो तो कल मेरे ऑफिस में आ जाना। तो आपके विचार से मैं चोर हूं? हाँ, आप पहले से ही पुलिस को खबर कर देंगे, है ना? नहीं, मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं हूं। उसने मेरा कार्ड ले लिया और मेरी सद्भावना भी। अच्छी तरह सोच विचार कर लेना और फिर आ जाना, मैंने कहा। उसने संदेह के साथ सिर हिलाते हुए कहा, किसी ना किसी दिन मैं आपका आधा सिक्का ब्याज सहित लौटा दूंगा, ऐसा ब्याज कि आप अचंभे में पड़ जाएंगे। उसने कहा, बहरहाल मेरे रहस्य को आप प्लीज किसी को बतलाइएगा नहीं। हाँ, मेरा पीछा करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसने सड़क पार की और अंधेरे में एसेक्स स्ट्रीट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे जाने दिया, और यही अंतिम बार था जब मैंने उसे देखा था। बाद में मुझे 2 पत्र मिले, जिसमें उसने एक पते पर नगद नोट भेजने को लिखा था, साथ ही चेक भेजने को मना किया था। इस पूरे मामले पर मैंने ध्यान से सोचा विचारा, और मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। एक बार वो घर आया, लेकिन तब मैं बाहर था। मेरे नौकर ने बतलाया कि वो बेहद दुबला पतला और गंदा था, साथ ही बुरी तरह खांस रहा था। वो कोई संदेश नहीं छोड़ गया था। जहां तक इस कहानी का प्रश्न है, यही इसका अंत है। कभी कभार मैं उसके हालात के बारे में सोचता रहता हूं। क्या वो कोई पागल था, या कीमती पत्थरों का व्यापारी, या फिर क्या उसने वास्तव में हीरे बनाए थे जैसा उसने कहा था? उसके पत्र से तो यही लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा अवसर गंवा दिया है। ये भी हो सकता है कि वो मर खब्या हो और उसके हीरे कहीं कूड़े कचरे में पड़े होंगे। मैं ये बात तो पूरे विश्वास से कहता हूं कि वो हीरा मेरे अंगूठे से बड़ा था। हो सकता है वो अभी भी उसे बेचने के लिए भटक रहा हो। यह भी हो सकता है कि वो संपन्न समाज में एक दिन प्रकट हो और मुझे शर्मिंदा करे मेरी मूर्खता पर। कभी कभी सोचता हूं कि मुझे 5 पाउंड की रिस्क तो कम से कम लेनी ही चाहिए थी। तो दोस्तों, ये थी हीरा बनाने वाले की कहानी, और इस तरह वो बयान करने वाला अकेला रह जाता है, ये सोचते हुए कि क्या उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। क्या वो आदमी एक पागल था, या एक जीनियस जो अपनी ही खोज के बोझ तले दबकर मर गया? क्या वो हीरा असली था, और अगर हां तो वे हीरे आज कहां हैं? शायद किसी कूड़े के ढेर में। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई अनोखी कहानी के साथ।